नमस्कार, मैं हूं आलोक जोशी और आप देख रहे हैं माइंड योर बिजनेस। और माइंड योर बिजनेस में आज एक दिलचस्प सवाल है, और सवाल है कि दुनिया के सबसे अमीर आदमी और भारत के सबसे अमीर आदमी के बीच में भारत के रिटेल किंग किशोर बियानी कैसे फंसे हुए हैं। क्यों दुनिया का सबसे बड़ा ऑनलाइन रिटेलर अमेजॉन नहीं चाहता है कि किशोर बियानी का फ्यूचर ग्रुप अपना रिटेल कारोबार रिलायंस इंडस्ट्रीज के हाथों या रिलायंस रिटेल के हाथों बेचे, और वो इस सौदे में अड़ंगा लगाने के लिए क्या क्या कर रहा है और आखिर चाहता क्या है अमेजॉन। इसी पे बात करेंगे, लेकिन उससे पहले आपसे आग्रह करूंगा, अगर अभी तक आपने मेरा यूट्यूब चैनल वन आलोक जोशी सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब का बटन दबा दें, साथ में घंटी भी बजा दीजिए ताकि आपको खबर मिल जाए नया वीडियो आने की, नया लाइव आने की। और इस वीडियो को लाइक भी कीजिए, अपने मित्रों के साथ शेयर भी कीजिए। आप सत्यहिंदी.com के सदस्य बन सकते हैं, अब यह सुविधा उपलब्ध है। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक है, उस लिंक पे क्लिक करेंगे तो आपको सदस्यता योजना का पूरा ब्यौरा मिलेगा। अलग अलग लेवल की सदस्यता हैं, आप कौन सी लेना चाहते हैं, उसके लिए कितना भुगतान करना चाहते हैं, यह आप तय करें। वहां एक बार क्लिक जरूर करें। सत्य हिंदी के सदस्य बन के आप न सिर्फ सत्य हिंदी टीम को कुछ पैसा देते हैं, उसकी मदद करते हैं, बल्कि आप अच्छी पत्रकारिता को जिंदा रखने में मदद करते हैं। आपके पास अच्छी सच्ची जानकारियां, सच्चे विचार लगातार आते रहें, यह सुनिश्चित करते हैं। और अब बात आगे बढ़ाते हैं। किशोर बियानी, मुकेश अंबानी, जेफ बेजोस। किशोर बियानी भारत के रिटेल किंग, पैंटालून रिटेल के साथ उन्होंने शुरुआत की थी। उनके पैंटालून और बिग बाजार, दो बड़े ब्रांड्स भारत के कोने कोने में जाने जाते हैं। रिलायंस इंडस्ट्रीज के मुकेश अंबानी, रिलायंस इंडस्ट्रीज भारत की सबसे बड़ी कंपनी है, और मुकेश अंबानी इस देश के सबसे अमीर आदमी तो हैं ही, दुनिया में चौथे नंबर के अमीर भी हैं। जेफ बेजोस अमेजॉन के मालिक, वो दुनिया के सबसे अमीर आदमी हैं, दुनिया का सबसे बड़ा ऑनलाइन रिटेलर है अमेजॉन। पिछले दिनों जब लॉकडाउन शुरू हुआ, उस लॉकडाउन के दौरान किशोर बियानी के कारोबार को अचानक बहुत बड़ा झटका लगा। वो कंपनी पहले से कर्ज में थी, उसका कैश फ्लो करीब करीब बंद हो गया, काफ़ी कम हो गया, रुक गया। उसकी वजह से कंपनी प्रेशर में आ गई, उस पर कर्जा चढ़ा हुआ था। कुछ लोग बाजार में उसके शेयर भी लगातार ठोक रहे थे, ये खबर आई, जिसकी वजह से दबाव और बढ़ता गया, क्योंकि प्रमोटर ने अपने शेयर गिरवी रखे हुए थे, प्लेज किए हुए थे। जैसे जैसे दाम गिरता जाता है उसको और शेयर प्लेज करने पड़ते हैं, तो करीब करीब प्रमोटर यानी किशोर बियानी की पूरी होल्डिंग प्लेज हो गई, लगभग पूरा शेयर उनका प्लेज हो गया। और दशा ये हुई कि अब वो या तो कंपनी को बेचें और या जेल जाएं कर्जा न चुकाने के कारण। तो उन्होंने किसी तरह, मरता क्या ना करता, रिलायंस इंडस्ट्रीज के साथ एक सौदा किया। रिलायंस रिटेल किशोर बियानी के इस कारोबार के यानी फ्यूचर ग्रुप के होलसेल और रिटेल कारोबार को पूरी तरह खरीद लेगी, और इसके बदले में उनको मिलेगा लगभग 24,700 करोड़ रुपए का यह सौदा था। लेकिन इससे भी उनका पूरा कर्जा नहीं पड़ता है, उनके जो कर्जे इस वक्त थे वो कर्जा इससे पूरा नहीं होता है। फिर भी कुछ हिस्सा बचा रहेगा जो उनके प्राइवेट ब्रांड्स का बिजनेस है, कुछ कारोबार और है, उसको या तो वो चलाते रहेंगे क्योंकि वो इन्हीं बिजनेसेस को सप्लाई होगी वहाँ से, और इसके जरिए वो और पैसा जुटाकर कुछ नया कारोबार खड़ा करने की कोशिश करते हैं। ये सौदा हो रहा था, सौदा होने में भी वक्त लगता है, कुछ कई महीनों का टाइम लगता है इस तरह का बड़ा सौदा होने में। लेकिन अचानक खबर आई पिछले हफ्ते, इसी हफ्ते, कि अमेजॉन ने इसमें टांग अड़ा दी है। अमेजॉन ने इस बात पर ऐतराज जता दिया है कि फ्यूचर ग्रुप अपना कारोबार कैसे रिलायंस को बेच सकता है। कैसे उन्होंने टांग अड़ाई, क्या उनको अख्तियार है? सोचिए, अब मैं अपना घर बेचना चाहता हूं, कोई दूसरा उसमें कैसे टांग अड़ा सकता है? तो कारण यह है कि अमेजॉन की एक पुरानी डील थी फ्यूचर ग्रुप के साथ। फ्यूचर की एक कंपनी है फ्यूचर कूपन्स लिमिटेड, जिसमें आधे के करीब हिस्सा है अमेजॉन का जो उसमें हिस्सा है उसके नाते यानी 49% हिस्सेदारी है। और फ्यूचर कूपन्स की फ्यूचर रिटेल में, जो फ्यूचर रिटेल नाम का कारोबार रिलायंस को जाना है, उस फ्यूचर रिटेल में फ्यूचर कूपन्स 10% का हिस्सेदार है। इस लिहाज से अमेजॉन फ्यूचर रिटेल में 4.9% का हिस्सेदार हो गया इनडायरेक्ट रास्ते से। और इसी वजह से उन्होंने टांग अड़ा दी है कि इस सौदे में हम हिस्सेदार हैं और हम नहीं चाहते हैं कि यह सौदा हो। कारण क्या है?
अमेज़ॉन काफ़ी समय से भारत के बाज़ार में जगह बनाने की कोशिश कर रहा है। वो डायरेक्ट एंट्री चाहता है यहाँ। ऑनलाइन कॉमर्स में उनकी एंट्री है, आपको पता ही है, वो एक मार्केट प्लेस है। अमेज़ॉन बड़ा भारी प्लेटफॉर्म है, भारत में तमाम लोग उससे खरीद बिक्री करते हैं। लेकिन इसके साथ जो फिजिकल रिटेल है, यानी जो वास्तव में बाज़ार में दुकानें हैं, सुपर स्टोर हैं, बिग बाज़ार जैसे स्टोर हैं या रिलायंस स्मार्ट जैसे स्टोर हैं, उनमें अभी विदेशी निवेश की अनुमति नहीं है। और जो ई कॉमर्स पॉलिसी है उसके तहत भी अगर अमेज़ॉन बिग बाज़ार में या रिलायंस रिटेल में हिस्सेदारी खरीदता है तो वहाँ एक बड़ी कड़ी शर्त है कि ये दोनों कारोबार उनके आपस में किसी तरह एक दूसरे को फ़ायदा नहीं पहुंचा सकते हैं। यानी अमेज़ॉन का ऑनलाइन बिजनेस और बिग बाज़ार का जो फिजिकल बिजनेस है, ये दोनों आपस में जुड़ नहीं सकते हैं। तो अमेज़ॉन शायद बिग बाज़ार को ख़रीदना चाहता था। बिग बाज़ार का हिस्सा, ये जो फ्यूचर ग्रुप का जो हिस्सा रिलायंस के पास गया, शायद अमेज़ॉन इसको लेना चाहता था, लेकिन उसमें कानूनी अड़चन है। दूसरा, अब किशोर बियानी जिस स्थिति में थे उनके पास और कोई रास्ता था नहीं, उनको कहीं ना कहीं बेचना था। शायद जो सौदा उनको रिलायंस से मिला वो उनको ठीक लगता है, वहाँ उन्होंने सौदा किया। लेकिन अब अमेज़ॉन ने सिंगापुर में अंतर्राष्ट्रीय पंचायत है, इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन ट्रिब्यूनल, वहाँ इस पर शिकायत कर दी और एक तरह का मुकदमा मान सकते हैं। वहाँ इस पर अब विवाद चल रहा है, बड़ी भारी डिबेट चल रही है। भारत से हरीश साल्वे जैसे वकील फ्यूचर ग्रुप की तरफ से खड़े हुए हैं वहाँ। फ्यूचर कूपन्स की तरफ से एक और वकील साहब अलग से खड़े हैं। उनके फ्यूचर कूपन्स का, मैंने माफ़ कीजिएगा 10% बोला, 7.3% स्टेक है उसका फ्यूचर रिटेल में, तो इसलिए अमेज़ॉन का हिस्सा थोड़ा कम हो जाएगा उससे। लेकिन ये कुल मिलाकर कहानी क्या है? और अब वहाँ अभी तक कोई अवार्ड आया नहीं, यानी कोई फैसला नहीं आया है उस आर्बिट्रेशन ट्रिब्यूनल का। वो उम्मीद है कि शायद सोमवार को कोई इंटरिम ऑर्डर वहाँ से आएगा। वहाँ क्या हो रहा है ये भी साफ साफ कहना मुश्किल है, लेकिन कुछ खबरें सूत्रों के हवाले से आ रही हैं या उड़ाई जा रही हैं। उनमें से एक जो ताज़ा खबर आई है वो ये है कि अमेज़ॉन ने फ्यूचर ग्रुप को ये प्रस्ताव दिया है कि आप इस सौदे को तोड़िए जो रिलायंस के साथ आपका सौदा है, इसको आपको तोड़ना पड़ेगा और इसके बदले में हम आपको खरीदार लाके देंगे जो आपका वो हिस्सा खरीदेगा, जो हिस्सा आप बेचना चाहते हैं, हम आपको रिलायंस से बेहतर खरीदार लाके देंगे। प्रश्न ये है, क्या अमेज़ॉन को ये अख्तियार है कि वो इस सौदे को रोक सके? और अगर वो इसको रोक सकता है, खुद तो वो खरीद नहीं सकता, वो कौन से खरीदार को ले आएगा जो उसकी तरफ से 25,000 करोड़ रुपए के आसपास की रकम लगाएगा? और उसके बाद वो करेगा क्या इस कारोबार का? इधर रिलायंस के साथ इस कारोबार के जाने में अमेज़ॉन को दिक्कत क्या है ये समझिए। रिलायंस एक देसी कंपनी है भारत की, वो ऑनलाइन ऑफलाइन सारे रिटेल में रह सकती है और दोनों कारोबार आपस में एक दूसरे को फायदा भी पहुंचा सकते हैं। उसको ये लेवरेज अवेलेबल है। अमेज़ॉन के पास ये लेवरेज है नहीं। रिलायंस रिटेल जिस अंदाज में बढ़ रहा है और साथ में अगर बिग बाज़ार जैसा ब्रांड, बिग बाज़ार और फ्यूचर ग्रुप के दूसरे ब्रांड्स उनके हाथ में चले जाएंगे, इससे अमेज़ॉन को अब डर है कि उसको भारत में बड़ी भारी चुनौती का सामना करना पड़ सकता है। रिलायंस रिटेल और जियो मार्ट से ये मिलकर उसको बहुत परेशान कर सकते हैं। तो ये उसको रोकने की एक कोशिश, ये कहानी वो है जो साफ साफ दिख रही है। अब इसके पीछे एक छिपी हुई कहानी भी हो सकती है, उस पर ध्यान दीजिएगा। वो छिपी हुई कहानी ये हो सकती है कि अमेज़ॉन की दिलचस्पी है कि वो भी रिलायंस रिटेल में हिस्सेदार बने किसी रास्ते से। शायद उनका भी कोई सौदा, कोई बातचीत, कोई चर्चा चल रही हो। और रिलायंस रिटेल जितना बड़ा कारोबार है, जिस अंदाज में वो बढ़ रहा है और जैसा इस वक्त हम रिलायंस ग्रुप की सारी कंपनियों को फलता फूलता देख रहे हैं, उसमें किसी के मन में भी ये इच्छा आकांक्षा होना स्वाभाविक है कि वो इसमें हिस्सा चाहते हैं। अब ये सिर्फ एक संभावना है, मेरे दिमाग में ये खुराफाती विचार है, कॉन्स्पिरेसी थ्योरी कह सकते हैं आप इसको, कि शायद अमेज़ॉन रिलायंस के साथ कोई सौदा करना चाहता है और वो फ्यूचर ग्रुप के इस सौदे को एक लीवर के तौर पे, एक पेंच के तौर पे इस्तेमाल कर रहा है। वो इससे अपना वजन बनाना चाहता है, दबाव बनाना चाहता है रिलायंस पर।
वो दरअसल उसको फ्यूचर ग्रुप के बिग बाजार के कारोबार में उतनी दिलचस्पी नहीं है जितनी दिलचस्पी उसकी इसमें है कि अगर जियो मार्ट और रिलायंस रिटेल मिलकर बड़ा भारी एक भारत के पूरे बाजार पर कब्जा करने वाला धंधा बनाने जा रहे हैं तो उसमें मुझे भी मेरा हिस्सा मिल जाए। ये जेफ बेजोस की एक योजना हो सकती है या नहीं कहा जा सकता, लेकिन जिस अंदाज में यह खबर आई है उससे मन में जो तरह तरह की संभावनाएं उठ रही हैं उसमें एक संभावना ये है। दूसरी संभावना ये है कि अमेज़ॉन किसी दूसरे रास्ते से, किसी दूसरे प्रॉक्सी कंपनी के जरिए ये हिस्सा खरीद कर वो चाहता है कि साहब हम इस देश के फिजिकल रिटेल कारोबार में भी अपना एक लीवर बना के रखें, हम रिलायंस के सामने एक हेल्दी कंपटीशन खड़ा करें। ये भी हो सकता है, लेकिन इन दोनों में क्या है ये पता नहीं है। कौन बता सकता है ये भी पता नहीं है। सवालों के जवाब आने हैं, अभी सवाल खड़े हुए हैं। सोमवार को आर्बिट्रेशन पैनल क्या अवार्ड देता है, क्या वहाँ से फैसला आता है, पता नहीं है। लेकिन कुछ जानकारों का कहना है और फ्यूचर ग्रुप के करीब से ये पता चलता है, फ्यूचर ग्रुप की तरफ से जो सोच विचार चल रहा है उसके हिसाब से अमेज़ॉन का कोई केस नहीं बनता है कि वो इस सौदे को रोक सके। ये जो फ्यूचर कूपन्स लिमिटेड है जिसमें अमेज़ॉन का हिस्सा है, वो गिफ्ट वाउचर देने वाली पेमेंट ऐप चलाने वाली कंपनी है, जो एक तरह से समझिए जैसे जेट एयरवेज ने अपना जो जेट रिवॉर्ड्स पॉइंट होते थे उनकी जेट लॉयल्टी प्रोग्राम को बेच दिया। आजकल वो कुछ प्रीमियर माइल्स नाम से चलता है। तो ये उस तरह का लॉयल्टी पॉइंट्स वाली कंपनी है जिसमें अमेज़ॉन ने हिस्सा लिया था। उस वक्त मेरा ख्याल है अमेज़ॉन का इरादा यह था कि किसी तरह से इस रास्ते न उस रास्ते फ्यूचर ग्रुप में घुस जाया जाए। भारत के रिटेल कारोबार को साइड से छूकर निकलने का भी कोई मौका मिल रहा है तो क्यों छोड़ा जाए। अब शायद वही लीवर उसके काम आ जाए। अब वो रिलायंस से सौदे में उसके काम आए, वो रिलायंस से कहे भाई जितना हिस्सा आप मैं यहाँ ले सकता हूँ उतना हिस्सा तो आप हमें दीजिए। इन दोनों में सच क्या है क्या नहीं है, कौन सी थ्योरी काम आएगी है, लेकिन अभी फिलहाल फ्यूचर ग्रुप के भविष्य पर एक सवाल उठ गया है। फ्यूचर ग्रुप और रिलायंस का सौदा हो रहा है कि नहीं, इस पर सवाल उठ गया है। और इसके साथ एक सवाल यह भी उठ गया है कि क्या इस वजह से फ्यूचर ग्रुप अचानक फिर सुर्खियों में आ रहा है, क्या उसके वैल्यूएशन पर सवाल उठेगा, क्या बाजार में लोगों की दिलचस्पी होगी कि इस वक्त फ्यूचर ग्रुप के शेयर में दोबारा पैसा लगाया जाए। क्योंकि अगर ये डील अटकी, कहीं इसमें ओपन ऑफर की नौबत आ गई, सामने कोई दूसरी पार्टी आ गई, तो फिर क्या शेयर ऊपर की तरफ भागने लग सकते हैं। और अगर ऐसा होने लगा तो फिर एक संभावना और आती है, वो भी ध्यान रखिएगा। अगर ये शेयर अचानक ऊपर बढ़ने लगे और बयानी जी को अपने स्टेक का अच्छा वैल्यूएशन मिलने लगता है और वो उसमें से कुछ हिस्सा बेचकर ही अपना कर्जा चुकाने की नौबत में आ गए, तो फिर वो हिस्सा बेचेंगे क्यों। तो ये तमाम सवाल हैं, लेकिन फ्यूचर ग्रुप का फ्यूचर फिलहाल अनिश्चित है और दो बहुत बड़े लोगों की लड़ाई के बीच में वो एक तरह से इस वक्त तो चक्की में पिसता हुआ सा नजर आ रहा है। इस वक्त इतना ही, मुझे इजाजत दीजिए। आगे जब इस किस्से पे कुछ और कहानी आएगी वो लेकर आऊंगा। आपसे अंत में एक बार फिर आग्रह करूंगा कि अगर अभी तक आपने मेरा YouTube चैनल वन आलोक जोशी सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करना, इस वीडियो को लाइक करना और शेयर करना न भूलें। धन्यवाद, नमस्कार।